एक माँ पिछले 2 साल से लड़ाई लड़ रही है ताकि उसके बेटे को न्याय मिल सके। जो काम पुलिस का था, यानी सबूत जुटाना, वो पुलिस ने नहीं किया, बल्कि उस माँ ने ही किया और लगातार इस बात की गुहार लगा रही है कि मेरे बेटे को न्याय मिले। हालाँकि पुलिस का रवैया इसमें ऐसा था कि शायद पुलिस के लिए ये केस कोई ख़ास नहीं था, या फिर वो करना नहीं चाहती थी इसको सॉल्व। अब हमारे सामने ललिता जी है, जिनका बेटा 18 साल का क्षितिज था, जो फरवरी 2024 में जिसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद क्या घटनाक्रम रहा, ललिता जी से जानते हैं। आपने जब आपके बेटे की एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से लेके क्या-क्या हुआ और पुलिस का रवैया क्या था इसमें? पुलिस का रवैया शुरू से ही खराब रहा। 16 तारीख में लिख लेते एफआईआर तो थोड़ा सा कार्रवाई आगे हो जाती। उनको तो लगा शायद इसमें कुछ होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं कोई पूछने के लिए, तो आराम से बैठे हुए थे। 19 तारीख में लिखी उन्होंने। तो पुलिस का रवैया तो कैसा भी नहीं रहा, बहुत खराब रहा। जब आपका बेटा हॉस्पिटल में मौत और जंग की लड़ रहा था, उनकी टाँग कट चुकी थी, उसके बाद आपने कई बार कोशिश करी, फ़ोन करवाया किसी और से, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी आपकी, वो स्थिति नहीं थी कि आप वहाँ जाएँ। उसके बाद जब ये आपके बेटे की डेथ हो गई, सारा 13वीं हो गई, उसके बाद आपने क्या किया? आपने बताया कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, आप वहाँ दिन रात भर बैठी रहती थी और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के लिए आप वहाँ जाती थी। सीसीटीवी फुटेज क्यों? ये तो काम पुलिस का है। अब मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं एफआईआर लिखवाने के लिए भेज रही किसी को, उन्होंने बोला कि भाई पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स ही लिखवाएंगे। जी। फिर 19 तारीख में लिख रहे, हुँ, 21-22 में मैं उनसे रिव्यू मांग रही हूँ, क्या किया आपने इसमें। हुँ। रिव्यू में वो मुझे बोल रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी कैसे बता देंगे, आपने गाड़ी का नंबर ही नहीं दिया। गाड़ी का नंबर दोगे, जादू की छड़ी हमारे पे है नहीं। तो ये महेंद्र नेगी जी ने मेरे को ऐसा बोला, आईओ थे उसमें शायद ये, उस टाइम पे आईओ थे सॉरी ये, क्योंकि एफआईआर लिख चुके थे ना 19 में। अच्छा, उस समय जाँच चल रही थी जब जाँच वो। चल रही थी जब हाँ, मैंने उनको कॉल करके जी। पूछा 19 को कि इस रिव्यू माँगा ना मैंने 19 के बाद। हुँ, हुँ, हुँ। उस दिन मेरे को ये बोला उन्होंने। अब मुझे आश्वासन इस चीज़ का उनका लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ इसमें आगे बढ़ाएँगे जाँच को। भई देखो पूजा घर में होती थी, फिर मैंने गरुड़ पाठ भी रख रखा था अपने बेटे के लिए, आत्मा की शांति के लिए पंडित जी आते थे। तो 5 दिन तक तो मैं कहीं नहीं गई, 5 दिन तक मैं अपने घर में रही, जी। फ़ोन पे ही संपर्क साधती रही उनसे। 26 तारीख मैं उसकी 13वीं करने के बाद मैं फिर गई अपने परिवार में से 1-2 को लेकर कि आपने रिव्यू माँगने के लिए कि आपने क्या किया इसमें, कुछ हुई? अब तो बताओ कुछ। भई अब तो आपको समय भी मिल गया। हुँ, 16 से आपको 26 होगी डेट, 9-10 दिन हो गए इसमें आपके। तो बिल्कुल। आपने क्या किया इसमें? उन्होंने बोला अभी इसमें हम कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और अभी बता नहीं पाएँगे, अभी कर भी नहीं पाए हम कुछ भी इसमें। ठीक है चलिए आप नहीं कर पाए क्योंकि नंबर उन्हें मिला नहीं, तो फिर मैं थोड़ा-सा आगे चली गई पूछने के लिए कि कहाँ हुआ एक्सीडेंट एग्ज़ैक्ट। परिवार वाले मुझे लेके तो जाए, वहाँ तक मुझे परिवार वाले लेके गए। तो 9 दिन में मैंने देखा मासी को खून पड़ा हुआ था बहुत सारा, जूका तो पड़ा हुआ था मेरे बेटे का। मैं उसे देख के बड़ा क्या होना था एक माँ के लिए समझ सकते हो उस चीज़ के जी, लिए, जी, तो जी। मैं क्या करूँगी। तो फिर भी मैंने वहाँ देखने की कोशिश करी, सुविधा स्टोर था जैसे कि बड़ा नाम है, ब्रांड है, क्या सुविधा स्टोर पे होते नहीं कैमरे। मैं वहाँ गई, भैया यहाँ तो एक कैमरा, उन्होंने कहा यहाँ तो गुब्बारे लगा दिए कि ये तो कवर नहीं कर पा रहा, इसमें तो है नहीं और ये चल भी नहीं रहा, ये खराब हो रखा। जी, जी। सीसीटीवी में नहीं आया, इसमें नहीं हुँ, आ रहा हुँ, हुँ, हमारे हुँ। यहाँ से, उन्होंने मुझे सुविधा वालों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। फिर भी मैंने अपनी आस नहीं छोड़ी। मैं उस दिन तो अपने परिवार वालों के साथ घर आ गई, फिर मैं 27 तारीख में दोबारा जाती हूँ, उसी जगह मौके पे जाती हूँ, ढूँढती हूँ इधर-उधर कहाँ कैमरा लगा हुआ है, कौन-सी जगह है, कैसा-कैसा। एक कैमरा मुझे दिखाई देता है कि शायद ये चल रहा होगा। मैं उनके घर पहुँचती हूँ, उनका एक गार्ड बैठा हुआ था, वो बंद था। उसकी गार्ड से रिक्वेस्ट करती हूँ, भैया प्लीज़ मुझे नंबर दे दो इनका, ताकि मैं इसका सीसीटीवी फुटेज ले सकूँ। जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ एक्सीडेंट हुआ, किस चीज़ ने करा यही नहीं पता कि कैसे हुआ एक्सीडेंट। मुझे प्लीज़ आप नंबर दे दो ओनर का। उन्होंने ख़ैर मुझे नंबर दिया। मैंने ओनर से बोला, भैया आप मुझे क्या इसमें आपके सीसीटीवी चल रहा है तो आप मुझे एक सीसीटीवी फुटेज उस समय की दे सकते हो। रात का समय ये था, मैं उनको टाइम बताया मेरे बेटे का, यहाँ एक्सीडेंट हुआ, 18 साल का मेरा बेटा था। मैं दर-दर भटक रही हूँ तो आप मेरी प्लीज़ इसमें मदद कर दीजिए। पहले तो उन्होंने बोला कि बहन जी मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ अभी और मैं आकर के आपको बताता हूँ अगर कर सका। मैंने कहा प्लीज़ भैया कभी इसकी सीसीटीवी फुटेज की डेट निकल जाए
जाए, क्योंकि कुछ ने जैसे कि बता रहे थे कि ऐसी कुछ जगह निकल चुकी थी डेट, कहीं कहीं 5 दिन की होती होगी, कहीं कुछ, ये मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती है। रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती है, कोई 3 दिन की होती है, तो मुझे लगा कि कहीं यहाँ की भी ना हो जाए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, भैया आप प्लीज़ कैमरा किसी भी तरह से आप ऑन करके मुझे मेरी मदद कर दीजिए। उन्होंने रात को क्या होगा, फिर उन्होंने मुझे रात को भेज रखी थी। अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही उसको देखती हूँ वीडियो, क्योंकि मैं तो बैठी हुई थी कि मुझे कुछ मिलेगा। जैसे ही मैं देखती हूँ, मैं घर की हालत मेरे घर की बहुत ख़राब हो जाती है, देख के मैं बुरा हाल हो जाता है मेरे पूरे पेरेंट्स। मैं दोबारा ऐसा महसूस हुआ थी जब भी हमारे सामने में टक्कर मार के और भाग रहा है वो डंपर तेज़ी से मेरे बेटे के ऊपर को चढ़ के कुचल के उसको। तो बहुत दुख हुआ मुझे उस टाइम पे। उसके बाद आपने नंबर भी जुटाए आरटीओ में जाकर, ट्रक्स के नंबर, डंपर्स के नंबर। ये काम तो पुलिस का था। आप फिर आपने, क्योंकि आपको लग गया था कि जिस तरह से बातचीत हुई थी वो इस केस में ज़्यादा उसकी सीरियस। बातों से जी, उसकी बातों से जैसा कि मुझे लगा था तभी मैं, मगर फिर तो बोल देंगे अगर नहीं हो पाया कुछ भी कि हमें तो सबूत ही नहीं मिले, तो कम से कम एक एक्सीडेंट का अगर मेरे पास था तो 2 साल के बाद मैं उसको लेके आज अपने माननीय एसएसपी सर के पास में लेके खड़ी होगी। मैंने उनको दिखा दिया कि देखो एक्सीडेंट का तो है ना, मैं दिखा रही हूँ। तो वो मुझे मिल गया, इसलिए मैं साथ कंटिन्यू लगी रही। आपने गाड़ियों के नंबर भी निकाले? हाँ जी, जैसा वह 2 नंबर डिजिट का मुझे किसी ने, अज्ञात लोगों ने बताया था कि 2 नंबर हम पुलिस को दे चुके हैं। 19 तारीख 20 तारीख के उन्होंने बयान लिए होंगे, मेरे पीछे लिए होंगे। मुझे ये बताया गया कि केवल 2 नंबर दिए, बजाय इसने हम 2 नंबर पे जाँच कर रहे। अभी हमें सफलता नहीं मिली। तो 2 नंबर मैंने क्या 2 नंबर हैं वो उसके बयान पढ़े मैंने, मैं माथी सी तीज की। तो मैंने 2 नंबर था उसका यूके 07 CB 69 करके, मैंने ये 2 और दे दो। उन्होंने नहीं बताया कुछ भी। फिर मेरे पास में सीसीटीवी फुटेज थी, मैं ले जाके उसको उसका फ़ोटो क्लिक करके आरटीओ सर से मिली। आरटीओ सर ने मेरे को मदद करी। 10 मिनट के अंदर मेरे को उन्होंने 10 नंबर डिस्क्राइब करके दिए, 2-3 हज़ार में से। हालांकि उन्होंने मुझे मना किया था उस टाइम पे कि ऐसी बातें भाई नहीं होती, पर मैं फिर भी, क्योंकि वो भी सुन रहे होंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। उन्होंने एक भागती हुई माँ की दौड़ती हुई सड़कों पर उन्होंने कितनी अच्छी मदद करी, उनका भी धन्यवाद करूँगी मैं। जिन लोगों ने मेरी मदद की तो धन्यवाद हुआ, क्योंकि उस मौके पे मैं तो थी नहीं उस समय पे। अच्छा, उसके ये जो आपने सीसीटीवी निकाले, नंबर्स निकाले, ये कितने टाइम लगा इस जांच को? आपने जो खुद जांच करी है? जैसे नंबर और ये मैं बताऊँगी आपको, 1.5 से 2 महीना मुझे लगा है समथिंग करने में इन चीज़ों को। फिर उसके बाद आप पुलिस के पास गए, ये सारे सबूत दिए, क्योंकि पुलिस खुद ही कह रही थी कि सबूत लाओ हम पकड़ लेंगे। उसके बाद क्या किया पुलिस ने? जब मैंने सबूत दे दिए, वे सबूत पे भी बोल रहे कि अभी जो आपने हमें डंपर के नंबर दिए हैं वो नंबर नहीं है, हम उनका खुलासा कर चुके, वो डंपर नहीं है, ऐसा बोलती रही। जो आपने 10 नंबर दिए और अभी इनका हम कर चुके, सारी चीज़ें हम दिखा चुके, चढ़ा चुके जीडी में, जो भी ऐसा बोलते रहे। मैंने ठीक है चलो आप कर चुके, मैं अपने तरीके से करूँगी। फिर जैसे कि उनका एड्रेस निकालती थी, मैंने ऐप डाउनलोड किया एक, वो अभी दूसरे फ़ोन में है, वो मैंने अपना घर में रखा हुआ है एक फ़ोन। वो मैंने उसमें ऐप डाउनलोड किया, डाउनलोड करके उन नंबरों का मालिकों के नाम निकाल के जो उनकी लोकेशन ली, वो लोकेशन मैं दिखा सकती हूँ, मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। उनकी लोकेशन पे जाने लगी फिर मैं। 2-3 जो 10 नंबर थे, मैंने विजिट 3-4 नंबर किए और उनके मेरे पास फ़ोटो भी हैं। मैं अभी भी घर से देख के आई हूँ कि उनके फ़ोटो मेरे पास में रखे हुए, जो मैंने सामने से लिए। 1-2 तो मैं रात को जैसे जाती थी, एक डंपर का उस 10 नंबर में एक नंबर उधर का था। वो भी अगर देख रहे होंगे आज मेरे चैनल को, मैं गाड़ी का ऐसा फ़ोटो खींच रही थी, उन्होंने देखा हमारी गाड़ी का क्यों फ़ोटो खींचा जा रहा, वो मेरे साथ बातें करने के लिए आए। मैं घबरा गई, मैंने कहीं कुछ बात ना बन जाए, मैं अपनी गाड़ी उठा के वहाँ से निकल चुकी थी उस टाइम पे। आप स्कूटी पे रोज़ जाते थे वहाँ पे जाने? हाँ, रोज़ जाती थी, बारिश आ गई बहुत तेज़ और मैं स्कूटी भगानी शुरू कर देती थी। कभी रात को भी मैं स्कूटी पे जाती थी, कभी मैं बाइक पे जाती थी, और सर्दी हवा ठंडी, इतनी ठंडी हवा होती थी, मुझे पता है मैंने कैसे किया उसको। अच्छा, पुलिस ने क्या इस मामले में फिर एफआईआर भी लगा दी थी सितंबर 2025 में, बिना आपको बताए, और इस पूरे मामले, जबकि आप सबूत दे रहे थे उनको पूरे? हाँ जी, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि हम एफआईआर लगा रहे हैं, और इसका मुझे बहुत दुःख रहा उस दिन, जिस दिन मेरे को पहली बार पता लगा। मुझे डेट भी क्लियर नहीं है उसने कब लगाई, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं। तो मैं तो बस उस दिन के बाद फिर लेके नंबर सब चीज़ लेके एफआईआर लग गई। चलो कोर्ट में करेंगे। अब जब फिर मैंने कोर्ट में
जब कोर्ट से भी मैं ढूंढ रही, कोर्ट में भी मैंने खुद ढूंढने की कोशिश करी, मुझे कुछ सबूत मिल जाएं। कब आएगी वो, कोर्ट में भी नहीं पहुंच रही। कहाँ पहुंच रही भैया, मुझे कुछ तो बताओ, कोई नंबर दो, वो कौन से कोर्ट में है। मैं वहाँ कोर्ट में घूमती फिर रही कई दिन तक। मैं कोर्ट का भी, आज भी वो कोर्ट वाले भैया मुझे जानते हैं। मैं किसी किसी के नंबर लेकर कोर्ट में से अपनी वो निकाल ली कि हाँ भाई चलो मेरी यहाँ कोर्ट में पहुँची, अब मैं यहाँ से आपत्ति डालूंगी क्योंकि मेरे पास सबूत है, मैं रिन्यू करवाऊंगी इसको। अब वहाँ से आपत्ति डालते डालते इसी बीच में मेरी एक डेट वैसे निकल गई थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगा जो डेट कोर्ट से लगी, वो मुझे पता नहीं लगा, ना मेरे पे कोई समन आया उसका। एक डेट लगी तो फिर मैं वकील, मुझे ऐसा चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं चाहिए था कि पुलिस से पैसा खा चुका तो खा चुकी वो तो। इधर भी मेरे को सब बोल रहे थे पुलिस ऐसा करती है, अगर एफआईआर लगी तो अब एफआईआर ही लगेगी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप। पुलिस ने अगर एफआईआर लगा दी तो एफआईआर ही लगेगी। मैं बोलती थी इसमें जो भी वकील आएगा उसका नाम हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो सबूत बहुत सारे इकट्ठे कर रखे हैं। आप लोग इसे कोई देखो, सब ये मत बोलो कि इसमें एफआईआर ही लगाएगी पुलिस। मैंने ये बातें वकीलों को भी बोली है। फिर एक अमित तोमर भैया हैं, उन्होंने मेरी मदद करी। बहन मैं तेरी मदद करूँगा, तू मेरी छोटी बहन है। उन्होंने मेरे को इतना आश्वासन दिया, वो रोए मेरी कहानी को सुन के, तूने सारा कुछ करके दे रखा है। तो फिर मैंने उन भैया से बोला आप इसमें आपत्ति डलवा दो मेरी किसी भी तरह से, और इसको जांच को खुलवाओ। तो हमें वो कुछ आपत्ति की डेट हमें मिली। फिर कुछ इसी बीच में मुझे एक 28 तारीख मिली हुई है। कानून की जो कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है वो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती। अच्छा, आप एसएसपी से भी मिले थे, देहरादून के एसएसपी से अभी 2-3 दिन पहले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि आपने सारे सबूत जुटा चुके हो, आपने बहुत अच्छा, इसमें जो हमारा काम था वो आपने कर दिया हमारा, तो हम इसे जांच को खुलवाते हैं अपने। अब उसे वो दोबारा से करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं वो। उनका आश्वासन, उनकी हिम्मत मुझे अच्छी लगी। मुझे समझ आया कि शायद वो मेरा अब साथ देंगे। निष्पक्ष इंसान हैं प्रमोद डोभाल जी। अच्छा, आपको लगता है कि क्योंकि देखो ये पूरा केस क्या सबके परमिंदर ढोभाल, परमिंदर आपको डोभाल लगता है कि पुलिस अगर उसी समय ये सारे सबूत जुटाते जो एक आम इंसान ने जुटाए है, पुलिस के पास तो पावर है, सब कुछ है, उस जुटाते तो शायद उसी समय आपके बेटे का जो इसने कुचला है डंपर से, वो पकड़ा जाता। एक तो देखो वो बिल्कुल पकड़ा जाता 100%, है ना, सबसे पहले तो। और अगर वहाँ 100 नंबर टाइम से 108 टाइम से पहुँच जाती, वो 45 मिनट सड़क पे ही ना पड़ा होता, तो बच्चा भी मेरे साथ होता आज, मेरा बच्चा भी ना जाता शायद। और पुलिस वहाँ बैरिगेटर से 10 कदम जाके एक किसी 18 साल का या किसी भी अज्ञान कुत्ते की मदद करने के लिए चली जाती। उसके लिए तो मेरा बच्चा पता नहीं क्या था, मेरे लिए मेरा बच्चा मेरी दौलत था, उसने क्या समझा। अगर वो ही चली जाती वहाँ उस टाइम पे, तो आज मेरा बच्चा, मैं यहाँ ना होती, वो मेरे साथ में बराबर में खड़ा होता। लता जी, एक आखिरी सवाल, इस पूरे 2 साल की जंग में जो आप लड़ रही है, अभी भी लड़ रही है, आपको कभी लगा कि शायद कुछ नहीं होने वाला, और कभी अब हिम्मत कहाँ से आई? बेटे से हिम्मत आई, वो इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा था। और मैं अपने बच्चों को शुरू से मेहनत करके उनको सिखाती, पढ़ाती, पाल रही थी। मैंने बड़े संघर्ष से अपने बच्चों को, दोनों को पाला था। तो मुझे लग रहा था कि ये तो एक ऐसा हो गया कि कुछ आया ही नहीं, दुनिया में ही नहीं आया और चला गया। तो वहाँ से मैं टूटी कभी नहीं। ये मेरे फैमिली वाले मुझे बोलते थे कि टूट जाएगी, मतलब ये बोलते थे कि तू मत जा, कुछ नहीं होने का, नहीं होगा, मैं पहुँचूंगी एंड तक, लास्ट तक मैं लड़ूंगी, जब तक जिंदी हूँ मैं लड़ती रहूंगी अपने बेटे के लिए। ये एक लगाते मैं नैनीताल पहुँचती, कहीं तक मैं ऊपर तक, अभी भी मैं आगे तक जाऊंगी। हालांकि अभी मुझे अब जाना नहीं पड़ेगा, शायद आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग चल रहा, आप लोगों ने इतनी हिम्मत बढ़ा रखी कि मैं उस चीज़ को दोबारा दोबारा सोच पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ भी चुकी हूँ, जिसमें कि 17 तारीख को तो मेरे बेटे का पेपर था, जिस दिन उसकी डेथ हुई है यूपी पुलिस का। आज मेरी बराबर में एक पुलिस वाला बैठा हुआ होता। चलिए, एनडीटीवी आपकी हिम्मत को सलाम करता है और उम्मीद करता है कि आपको जल्द न्याय मिले। लेकिन सवाल यही होता है कि जिस पुलिस पर लोगों को भरोसा करना चाहिए, और इस कहानी के बाद शायद पुलिस अपने काम से, जो उसका काम है कि सबूत जुटाना, पूरे एक एक सबूत जुटाना और जो भी अपराधी है उसको जेल पहुंचाना, लेकिन यहाँ इसके उलट ही हुआ। एक माँ ने पूरे सबूत जुटाए, एक एक सबूत दिए, उसके बाद भी पुलिस ने उस अपराधी को अभी तक नहीं पकड़ा है। हालांकि अब इनको उम्मीद है ललिता जी को कि जल्द उनको न्याय मिल पाएगा। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।